नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा क्रिएटिव फैमिली ब्लॉग के योग एंड नेचर क्योर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। योग और नेचर क्योर में मैं आज प्रेगनेंसी के दूसरे चौथे महीने से लेकर के 7वें महीने तक हम कौन से योगाभ्यास करें जिससे कि हमारा बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे का मूवमेंट अच्छे से हो और हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। इसके लिए हम कुछ योगाभ्यास और डाइट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बिना स्किप करे देखें जिससे कि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रेगनेंसी में ये दूसरे चरण में हम क्या अभ्यास करें जिससे कि हमारा बच्चा अच्छे से ग्रोथ करता रहे और अच्छे से मूवमेंट करता रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद हमारे फीटल में मूवमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से आए और इनको कैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो महसूस करें, इन सब बातों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चा पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। उसके हाथ पैर, उसका शरीर, उसके स्पाइनल, उसका ब्रेन पूरी तरीके से स्वस्थ बन जाता है। बच्चा पूरी तरीके से बन जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। अब शुरुआत होती है उसमें हाथ पैर चलाने की, उसके मूवमेंट की। तो वो मूवमेंट हम कैसे इंक्रीज़ करें ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, हमारे बच्चा जो है फुर्तीला रहे, इसी के बारे में कुछ योगाभ्यास होते हैं जिनको हमें करना ज़रूरी होता है। चौथे महीने के शुरुआत फर्स्ट वीक में हमें कुछ धड़कन महसूस होती है जो माँ महसूस कर पाती है, जैसे धड़कन टाइप से। वो कभी लेटेगी तो उसको लगेगा कि कुछ चीज़ अंदर धड़क रही है, ऐसे ब्लड पंप सा हो रहा है। तो वही चीज़ है, ये फीटल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे वो धड़कन बढ़ती जाती है, फीटल मूवमेंट फिर एक तरीके से मूवमेंट महसूस होने लगता है। तो शुरुआती चौथे महीने के फर्स्ट वीक से और 5वें महीने के फर्स्ट वीक तक बच्चे में धड़कन आना, ये जब स्टार्ट महसूस होना, बाहर आना महसूस होना, माँ को महसूस होना, ये चौथे महीने के फर्स्ट वीक से 5वें महीने के फर्स्ट वीक तक माँ को ये महसूस होता है कि उसके अंदर, उसके बेबी बम में कोई चीज़ धड़क रही है, कोई चीज़ धड़कन महसूस हो रही है, जैसे हार्ट बीट जैसी महसूस होती है। तो वो धड़कन चौथे महीने के फर्स्ट वीक से लेकर के 5वें महीने के फर्स्ट और सेकंड वीक तक उसको, हर माँ को ये महसूस हो जाती है। दोस्तों फीटल मूवमेंट के द्वारा ही हमें बच्चे की हेल्थ का पता चलता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है या नहीं। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो फीटल मूवमेंट अच्छे से महसूस होगा, और बच्चा थोड़ा सा स्वस्थ नहीं होगा तो हमें फीटल मूवमेंट अच्छे से महसूस नहीं होगा। फीटल मूवमेंट के कारण ही एक माँ अपने बच्चे की स्वस्थता का पता कर सकती है। इसी के साथ हम अपना कुछ पैरों का अभ्यास, पैर सामने फैलाएंगे, दोनों हाथों को हम पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है इस तरीके से बैठना। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पैरों को मूव करेंगे, एंकल मूव करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ बहुत धीमे धीमे ये अभ्यास करेंगे। इसको करने से हमारे पैरों में जो स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स जो शुरू हो जाती हैं बनना, उनमें काफ़ी आराम होता है। साथ ही हमारे नीचे पेल्विक फ्लोर जो है वो लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, ताकि आगे चल करके धीरे धीरे दर्द भी कम होता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही रोटेट 3 से 5 बार करने के बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण माँ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जॉइंट्स पेन होने लगता है, काफ़ी हद तक आराम मिलता है इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से। तो नियमित तौर पर 3 से लेकर के 5 बार तक ये व्यायाम दोनों तरफ
से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए भी कुछ हमें आसन करने चाहिए जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन कम से कम रहे। तो हमें कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, गैस ये सबसे ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए एक आसन है वज्रासन, जिसमें हम दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करेंगे बैक साइड में और इस तरीके से एक वज्र बनाएंगे। अंगूठा एक दूसरे के ऊपर, एड़ियाँ खुली हुई रहेंगी, एड़ियाँ हमारी बिल्कुल खुली रहेंगी और इस तरीके से बैठेंगे। ये आसन 3 से लेकर के 5 मिनट तक इस आसन में बैठना है रेगुलर नियमित तरीके से, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हमें परेशानी सके। कमर गर्दन सीधी कंफर्टेबल होकर के बैठना है जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। और यही एक आसन ऐसा है जिसको हम खाना खाने के बाद तुरंत बैठ सकते हैं। तो ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमें खाना अच्छे से पचे और हमें वॉमिटिंग, गैस, एसिडिटी की समस्या कम से कम हो। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी आसन है जिसको आपको रेगुलर नियमित करना। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, पैर 5 से 6 इंच ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे। प्राणायाम भी करने से जो कमर में दर्द होता है इसमें काफ़ी आराम होता है, क्योंकि चौथे महीने से लेकर के 6ठे महीने में किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कमर में दर्द होता है। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने हाथ पैरों को। इसके बाद धीरे धीरे से पैरों को एक साइड झुकाएंगे, हाथ हमारे सीधे रहेंगे शरीर की साइड में, जितना झुका सकते हैं पैरों को, एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। कमर दर्द में काफ़ी आराम करता है और धीरे धीरे फीटल मूवमेंट को ये तेज बनाता है। 5 सेकंड तक एक पोजीशन में होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, फिर दूसरी साइड से। पाँच सेकंड तक होल्ड करना है हाई स्टेज में। कमर दर्द में काफ़ी आराम करता है और जिन को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, काफ़ी हद तक इस पेट दर्द को भी कम करता है। जो सिजेरियन पेशेंट हैं उनको कमर में दर्द रहता है और जो टाँकों पे जो तनाव रहता है उसमें भी काफ़ी आराम करता है। इसलिए ये प्राणायाम उनको और ये आसन उनको रेगुलर रूटीन से करना चाहिए। 3 से लेकर के 5 बार 6 बार ये अपनी क्षमता अनुसार इसको नियमित रूप से करना है। रिलैक्स। मर्जारी आसन है इसको करने के लिए रिलैक्स। साथ ही इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि हमारे जो पैरों में दर्द होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है, पैरों में स्वेलिंग में आराम मिलता है और हमारी जो है वेरिकोज वेन्स में हमको काफ़ी आराम मिलता है। ये आसन हमको रेगुलर रूटीन से करना चाहिए ताकि हमारे पेल्विक फ्लोर के साथ हमारे पैरों के दर्द में भी काफ़ी आराम मिले। दूसरा आसन, दोनों पैरों को दूर दूर करना है, दोनों हाथ इस तरीके से पकड़ने हैं, आपस में स्ट्रेच करना है, मूवमेंट करना है। ये चक्की चालन आसन 20 बार एक साइड से, 20 बार दूसरी साइड से।
ये आपको इस आसन के करने से फीटल मूवमेंट हमारा बेहतरीन होता है। दूसरा, अगर हमारा बच्चा आड़ा होता है, तिरछा होता है या उल्टा होता है, ट्रांसवर्स होता है या ब्रीच पोजीशन होती है, मूवमेंट कम होता है, तो काफ़ी आराम करता है। साथ ही लोअर एब्डोमिनल पेन, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेल्विक फ्लोर में दर्द, पेशाब के रास्ते में दर्द काफ़ी आराम करता है। तो 20 से 25 बार आप इस तरीके से चक्की चलाएंगे, पूरा मूवमेंट करके लेके आना है आगे तक। दूसरी साइड से भी 20 से 25 बार मूव करते हुए लाना है। इस आसन के करने से हमारी पेल्विक फ्लोर तो एक्सटेंड होती है, दूसरी साइड रिलैक्स, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। ये 3 से लेकर के 5 बार तक बहुत आसानी से इसमें करना है ताकि फीटल मूवमेंट को हम बेहतर बना सकें। रिलैक्स। इसके साथ में हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वो प्राणायाम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम अगर हर महिला 3 से लेकर के 5 मिनट तक भस्त्रिका करती है तो उस भस्त्रिका करने से उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिसके कारण माँ को तो स्वस्थता महसूस होती ही है, साथ में जब बच्चे की फॉर्मेशन होती है तो वो उस फॉर्मेशन को भी बहुत मजबूत और अच्छा बना देता है। तो जब महिला फर्स्ट भस्त्रिका डेली रेगुलर रूटीन पर करती है तो फीटल कोल मजबूत बनता है, जिसके कारण मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे कम शुरू करते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम, इसके लिए आराम से सीधे बैठना है, कंफर्टेबल होकर के, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बहुत। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 2.5 सेकंड का एक रेशियो होता है। 2.5 सेकंड में सांस को हमको लेना है धीरे धीरे, और 2.5 सेकंड में ही सांस को बाहर छोड़ना है, क्योंकि जितना हम धीमे और गहरा सांस लेंगे उतना ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी वो हमारे शरीर के साथ हमारे बच्चे को भी हेल्दी और मजबूत बनाएगी। तो इसीलिए 3 से लेकर के 5 मिनट तक नियमित इसी तरीके से डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। इसमें 10-10 बार के सेट बनाने हैं। पहले एक बार 10 बार सांस ले ली, 10 बार छोड़ दी, फिर 2-3 सेकंड के लिए नॉर्मल सांस ले ली, क्योंकि लगातार सांस अगर हम तेज़ी के साथ लेते रहते हैं तो हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाती है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी और प्यास लगने लगती है। तो इसी के लिए हमको पहले 10 बार सांस, लंबे गहरे सांस लेनी है, फिर बीच में 2-3 सांस नॉर्मल लेनी है, फिर पुनः 10 बार सांस लेनी है, फिर 2-3 सांस नॉर्मल लेनी है। इसी तरीके से हमको कम से कम 50 से 60 बार लंबे गहरे सांस। बहुत सारे बच्चे जन्म से ही अंधे आते हैं, बहुत सारे बच्चे पोलियोग्रस्त आते हैं, बहुत सारे बच्चे का सिर ही नहीं बना होता, किसी के होठ कटे फटे हैं, किसी का बॉडी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। और अगर इस तरीके के बच्चे अगर हमें मिल जाते हैं तो हम जीवन भर अपने आप को यही देते हैं, पता नहीं ये परमात्मा की देन है या फिर कोई हमारे कर्मों का दंड। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी हमारी बॉडी में चली आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण हमें ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप रेगुलर रूटीन से इसी तरीके से जैसे मैंने बताया 10-10 बार के सेट में अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे पहले महीने से लेकर के लास्ट महीने तक, तो आपको इस तरीके का बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन होती है वो पहले 3 महीनों में ही होती है। और ये 3 महीने हमारे हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं,
इसमें बच्चे के मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चे की शारीरिक ढांचा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बनता है। तो इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम इसमें हेल्प करता है। आपका बच्चा पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ बनता है, मानसिक रूप से स्वस्थ बनता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनता है। तो इसीलिए आप ये भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर रूटीन से 3 से लेकर के 5 मिनट तक करेंगी, जिसके कारण आपका बच्चा ना तो पोलियोग्रस्त होगा, न उसके होंठ कटे फटे निकलेंगे, न उसका दिमागी रूप से कमज़ोर होगा, न उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ आएगी। तो इसीलिए हम अपने बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारे बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटीज़ ना आए, इसके लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम 3 से लेकर के 5 मिनट तक करना है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। इसके बाद दूसरा प्राणायाम इम्पोर्टेंट प्राणायाम होता है, ज़रूरी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को कम से कम 10 मिनट तक और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक हम कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। एक हाथ, किसी भी हाथ को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगूठे से जिस साइड का हाथ है उसकी नोस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे, सीधे साइड से सांस लेंगे, फिर बीच की 2 उंगलियों से राइट साइड की नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड के अंगूठे को आगे हटा देंगे और सांस बाहर निकालेंगे। जिधर से सांस हमने बाहर छोड़ी है उधर से हम वापस लेंगे। अंगूठे से बंद करेंगे नाक को, उंगलियों को हटा करके सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर लेंगे सांस, जिधर से सांस बाहर निकालिए उधर से वापस अंदर। ये प्राणायाम भी हर गर्भवती महिला को पहले महीने से लेकर के लास्ट महीने तक ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से भी हमारे बच्चे की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ग्रोथ होती है वो हेल्दी होती है। बच्चे में ऑक्सीजन मात्रा बहुत अच्छे तरीके से जाती है, ना तो लो होता है ना हाई होता है, स्ट्रेस लेवल सबसे कम होता है, अनिद्रा दूर होती है, स्ट्रेस लेवल सबसे कम होता है। तो इसीलिए हर महिला को 5 से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक लोग इसको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसके करने से बच्चे की फॉर्मेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चा बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बनता है और बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छे से होता है। साथ में ही माँ का स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अनुलोम विलोम रिपीट दोबारा से करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इसके बाद हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। भ्रामरी का टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल पर होता है। नॉर्मली पेशेंट्स को स्ट्रेस लेवल इतना नहीं होता है जितना जब माँ बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कभी बैड हार्मोन्स होते हैं, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी उसे अकेलापन महसूस होता है, कभी उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे शरीर में कुछ जान ही नहीं है। तो इन सब परेशानियों को झेलते झेलते उसको स्ट्रेस लेवल से भी गुजरना पड़ता है। इसके लिए कभी कभी उसको नींद भी नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है,
सर में दर्द रहता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, तो नींद भी नहीं अच्छे से आती है, तो उस सबको कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए बहुत सिंपल है। पहली उंगली अजय चक्र पे, दूसरी उंगली मिडिल जो दो उंगली है वो हमारी टच करना है पशु ग्रंथि पे। जो लास्ट की छोटी फिंगर है इसको हमें साइनस ग्लैंड्स पे टच करना है, दोनों नोस्ट्रल के दोनों साइड में। अब अंगूठा जो हमारा फ्री है उस अंगूठे को हमें कान के जो छिद्र हैं उन पर रखना है ताकि कान जो बंद हो। अब मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। तो स्टार्ट करती से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद करके जो वाइब्रेशन हुआ है, जो आपके शरीर में, दिमाग में जो वाइब्रेशन हुआ है, पूरे हेड में जो वाइब्रेशन हुआ है, उसको हमें महसूस करना है। महसूस करना है कि जो हमारी स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है और हमें जो है आराम मिल रहा है, हमारे शरीर को बहुत ही आराम और रिलैक्स मिल रहा है। इसी भ्रामरी प्राणायाम की एनर्जी को हमें महसूस करना है। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें जल्दी से खुलेंगे नहीं। जो भी प्राणायाम आपने किया है उस प्राणायाम से उत्पन्न ऊर्जा को अपने चारों तरफ अपने शरीर में महसूस करें। महसूस करेंगे जो हमारा शरीर वाइब्रेट हो रहा है ओम के उच्चारण से, सर से लेकर के हमारे पांव तक एक वाइब्रेशन पैदा हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो रही है। उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आंखें बंद रखेंगे, मन शांत रखेंगे। दीप ओम के उच्चारण से जो उत्पन्न ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, उसको अपने शरीर में महसूस करेंगे। लगभग 1 से लेकर के 5 मिनट तक हम इसी तरीके से आंखें बंद करके शांत स्वभाव में बैठेंगे, जिससे हमारी बॉडी में जो भी परेशानी आ रही हैं, जो हलचल हो रही हैं, उसको हम कम होने का आ रही है उसको ध्यान देना है। जो सांस नॉर्मली जा रही है उस पर ध्यान देना है। सांस लेनी नहीं है, केवल सांस आने पर ध्यान देना है, सांस जाने पर ध्यान देना है। आप ध्यान करेंगे, महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। यही प्राणायाम करने का एक अनुभव है कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं या जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं उनके बाद हमें थकान महसूस होती है, लेकिन हम कोई भी योगाभ्यास कितनी ही बार क्यों न कर लें और हम प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर अगर हम ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती, बल्कि हमारा शरीर बहुत ही फुर्तीला, चुस्त और दुरुस्त महसूस करता है। हमारा शरीर बहुत ही हल्का फील करता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग में और एक्सरसाइज में बहुत अंतर है। इसी के साथ इसमें घर सब करते हुए आँखों को हम आँखों के अंदर ही खोलेंगे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो योगाभ्यास होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, वो मैंने आज आपके साथ साझा किए। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि ऐसे और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, जिसमें मैं योग के साथ में डाइट प्लान भी बताऊंगी, वो आपको जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो में डाइट प्लान आपको ज़रूर मिले। क्योंकि योग के साथ में डाइट प्लान, डाइट, खाना, आहार बहुत ज़रूरी होता है। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने डाइट प्लान को फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में योग आहार में, जिसमें आपको डाइट प्लान के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हमको क्या खाना है, कैसे खाना है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।